हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी लेटेस्ट पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम जून 2025 में पूछे गए जो नए टॉपिक्स हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की यूनिट में हम कवर करने वाले हैं पीडीई और लॉजिकल रीजनिंग को। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स लाइव है। एमएस स्टडी ग्रुप प्लेटफॉर्म पे जाके आप इसे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 100% रिकॉर्डेड कवरेज दी जाती है और जैसे कि हमारे लर्नर्स हमें बताते हैं कि वो कई बार रिकॉर्डिंग को प्रेफर करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग्स अपने टाइम पर देख सकते हैं, प्लस वो अपनी स्पीड पर देख सकते हैं क्योंकि जैसे कुछ लर्नर्स हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं तो उन्हें कन्वीनियंट लगता है कि 1.5x की स्पीड पे देख लो, बस एक बार उन्हें रिवीजन करने की जरूरत है। तो अपनी स्पीड पे देख सकते हैं, अपने टाइम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लिए जाते हैं और हर क्लास के एंड में भी आपसे यहाँ पे डाउट्स पूछे जाते हैं। साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एमएस स्टडी गुरु पे जो कोर्स चल रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में चल रहे हैं। बाइलैंग्युअल कोर्सेस हमारे चल रहे हैं और ये सिर्फ हिंदी में पीडीएफ दिखाने तक सीमित नहीं है। प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ आपको यहाँ पे सभी चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कवर करवाई जाती है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है, जैसे कि हम अभी हमारी पीवाईक्यू सीरीज में भी कर रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि पीवाईक्यू के टॉपिक्स काफी ज्यादा रिपीट होते हैं। फिर यूनिट वाइज क्विज आपको दिए जाते हैं वीकली बेसिस पे, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूनिट वाइज क्विज कर सकते हैं। 24/7 व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्विंग आपको प्रोवाइड की जाती है। देखिए, सबसे इजी प्लेटफॉर्म है। जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, जस्ट उसकी फोटो लीजिए और आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको यहाँ पे रिप्लाई किया जाता है। और साथ ही जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप हमारा कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के लिए, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी हो सकती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बिना किसी देरी के। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इंसिडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पर्यावरण से जुड़ी घटनाओं के बारे में सही कथन चुने। तो कौन कौन से इंसिडेंट यहाँ पे हुए हैं जो कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड है, कुछ एक्सीडेंट्स है, वो हम देखते हैं। भोपाल एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। तो ये एक ऐसी घटना है जो कि मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड है क्योंकि इसमें गैस लीक हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसमें काफी गैस रिलीज हुई थी और काफी सारे लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी एक ही रात में। तो हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा हुआ था। उसके बाद आता है हिरोशिमा एंड नागासाकी इंसिडेंट वाज ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना रेडियो एक्टिविटी के कारण हुई थी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसा कि आपको पता होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिका ने जापान के ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया था और उससे जो रेडियो एक्टिविटी रही थी और वो आज के समय में भी वहां पे देखने को मिलती है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरी जगह पे फैल गया था, हिरोशिमा और नागासाकी में फैल गया था। उसका रेडिएशन आज भी वहां पर मौजूद है और वहां की जो मिट्टी है वो इनफर्टाइल हो गई थी, वहां पे कुछ आप उगा नहीं सकते हो। तो बड़ी दर्दनाक घटना थी ये भी। फिर है भुज इंसिडेंट अकर्ड ड्यू टू पॉइजन गैस। भुज की घटना जहरीली गैस के कारण हुई थी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। भुज की घटना के पीछे अलग रीजन था। आई होप, मतलब मैं मानता हूँ अजय देवगन की मूवी आई थी इसके ऊपर, तो ये वाला इंसिडेंट तो काफी फेमस है ही। आपने अगर मूवी नहीं देखी है तो एग्जाम के बाद में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट इंसिडेंट वाज ड्यू टू अर्थक्वेक। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घटना भूकंप के कारण हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है। ये अगेन जापान का इंसिडेंट है। नेक्स्ट, शेरनोबिल एक्सीडेंट इन सोवियत यूनियन अकर्ड ड्यू टू वोल्केनो। सोवियत संघ में शेरनोबिल दुर्घटना ज्वालामुखी के कारण हुई थी। तो ऐसा नहीं है,
ज्वालामुखी के कारण नहीं हुई थी। शेरनोबिल के ऊपर भी एक काफी अच्छी एक सीरीज बनी हुई है, टीवी सीरीज। मैं चाहूंगा वो भी आप एग्जाम के बाद देखें, अच्छी सीरीज है, देखने लायक है, लेकिन एग्जाम से पहले ना देखें, पहले एग्जाम कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हो गए ए, बी और डी। फिर नेक्स्ट, फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉलोइंग प्रोसेसेस मस्ट बी अडॉप्टेड। आपदा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। तो इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज है, कौन कौन से प्रोसेसेस है जो भूकंप से निपटने के लिए हमें करने चाहिए। पहला, ट्रेनिंग, ये बिल्कुल सही है, ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए, प्रशिक्षण हमें करना चाहिए कि भूकंप की स्थिति बने तो हम किस तरह की चीजें कर सकते हैं, कैसे जैसे पुराने टाइम में कुछ साल पहले एक टीवी पर ऐड भी आता था कि जैसे भूकंप आए तो सबसे पहले अपने आप को कहीं किसी चीज के नीचे छुपाएं और अपने सर को कवर करें, ये सभी चीजें वहां पे बताई जाती थी। तो ये कुछ ट्रेनिंग हो गई कि भूकंप के समय आपको क्या करना चाहिए, भूकंप या किसी भी डिजास्टर के टाइम में। फिर दूसरा, माइग्रेशन, प्रवासन। तो ये चीज नहीं है, देखो माइग्रेशन तो क्या होता है कि जैसे एक जगह से आप दूसरी जगह पे जाके रहने लग जाते हैं एक जगह से निकल के, तो वो माइग्रेशन होता है। तो ये माइग्रेशन आपको भूकंप से बचाने में कोई हेल्पफुल नहीं है। और फिर है मिटिगेशन, शमन करना। इसमें जैसे क्या होता है कि कोई डिजास्टर से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए कि डिजास्टर का इफेक्ट हम कम कर सकें। पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हो सकता है डिजास्टर, अगर आता है जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक का कुछ इफेक्ट तो होगा, बट उससे होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। और ये काफी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जैसे कि भूकंप सुरक्षित बिल्डिंग, ये टर्म आपने सुनी होगी, ठीक है। तो भूकंप से बचने के लिए किस तरह की बिल्डिंग हमें बनानी चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर रखना चाहिए, इस चीज को फॉलो करना चाहिए हमें। तो ये इस तरह की चीजें आ जाती है मिटिगेशन के अंदर। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी समुद्र के किनारे जाते हो तो वहां बड़े बड़े पत्थर रखे हुए होते हैं किनारे पर, ठीक है, तो वो बाकायदा रखे जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर समुद्र की लहरें थोड़ी तेज आ रही है तो उसको शांत कर सकते हैं वो पत्थर। तो ये मिटिगेशन वाली टेक्निक्स हो गई हैं कि भूकंप आए उससे पहले हमें ऐसे क्या क्या स्टेप्स ले लेने चाहिए, भूकंप आए या कोई भी डिजास्टर आए कौन से ऐसे स्टेप्स ले लेने चाहिए जिससे कि उसका नुकसान कम से कम हो। फिर आता है रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। बिल्कुल ये बात भी सही है भाई, डिजास्टर के बाद उसका रेस्पॉन्स भी हमें देना चाहिए। बेसिकली जो भी हमारी सहायता टीम है वो पहुंचे फटाफट, ठीक है, और जहां भी कहीं नुकसान हुआ है लोगों का ध्यान रखा जाए। ये सब रेस्पॉन्स हो गया कि कहीं कोई डिजास्टर आता है तो उसके रेस्पॉन्स में हमें क्या करना चाहिए, प्रतिक्रिया हमारी क्या होनी चाहिए। फिर आता है डिटेक्शन, पता लगाना। ये बात भी सही है, जैसे ही पता चलता है कि मान लो समंदर में लहरें बहुत तेज उठ रही है तो कोस्टल एरियाज में अनाउंसमेंट होने लग जाते हैं कि भाई 2 किलोमीटर तक का एरिया खाली कर दो, 3 किलोमीटर तक का एरिया खाली कर लो। तो ये कब अनाउंसमेंट कर पाओगे, जब आप पता लगाने की कोशिश करोगे कि भाई कहीं कोई इस तरह की दुर्घटना तो नहीं होने वाली है। तो डिटेक्शन, ये काम भी हमें करना चाहिए। तो ये सभी सही है, ए, सी, डी एंड ई। बस बी यहाँ पे गलत है, माइग्रेशन। माइग्रेशन आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करता है। फिर है हाउ मेनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी, अपनाए गए थे। तो कितने अपनाए गए थे, एमडीजी 8 थे। कौन कौन से, देखो एमडीजी के बारे में शॉर्ट में हम एक बार रिकैप ले लेते हैं फटाफट से। देखो ये मीट कौन सी हुई थी, ये जो बैठक हुई थी इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट 2000, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन 2000। कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। 189 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 2015 में इसका टारगेट लिया गया था कि ये जो भी हम गोल्स यहाँ पे डिसाइड करेंगे उसको हमें 2015 तक अचीव करना है। डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 8 हमारे गोल्स थे, लक्ष्य थे, 21 टारगेट्स यानी उद्देश्य थे और 60 इंडिकेटर्स, संकेतक थे। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से थे, देखो ये सभी आपके पढ़े हुए होंगे, मैं फटाफट से बस इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको जिससे कि आप इसको लंबे समय तक याद रख सकें। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सबसे पहले हमने कहा कि भाई डेवलपमेंट
गोल्स बनाए हमने। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले गरीबी और भुखमरी को मिटाएंगे हम, ठीक है। गरीबी और भुखमरी को मिटाएंगे यानी इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, गरीबी और भुखमरी को खत्म करना। बोले सबको खाना दे दिया, अब बोले हम सबको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराना, तो सबको पढ़ा दिया। अच्छा, पढ़ने कौन कौन जाएगा, तो लड़के भी पढ़ने जाएंगे और लड़कियां भी पढ़ने जाएंगी, सब पढ़ने जाएंगे। प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर वुमेन, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। फिर देखो, जब महिलाएं भी पढ़ लेती हैं तो वो अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाती है, ठीक है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि एक पढ़ी लिखी माँ अगर होगी तो चाइल्ड मोर्टेलिटी का खतरा कम होगा। तो जहाँ पे विमेन एजुकेशन अच्छी होती है वहां पे चाइल्ड मोर्टेलिटी कम भी होती है। तो क्योंकि अब महिलाएं भी पढ़ ली हैं तो अगला में क्या होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। और जब बच्चे की हेल्थ अच्छी है, बच्चे की चाइल्ड मोर्टेलिटी नहीं हो रही है, तो माँ तो अपने आप ही खुश हो जाएगी। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक है। जब माँ खुश हो जाएगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो अच्छे से मतलब सारी बीमारियों से सभी को बचा के रखेगी, बढ़िया बढ़िया खाना बना के लोगों को खिलाएगी और बीमारियां वहां पे नहीं होंगी। कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना। और अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, फिर खुशहाल वातावरण होगा, ठीक है। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। और सब लोग मिलके इसी तरीके से पार्टनरशिप करेंगे ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना। तो ये हमारे MDG हो गए और इस कहानी के थ्रू आप इसको याद रखें तो आपको अच्छे से याद रहेंगे, भूलोगे नहीं कभी। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने थे जो अपनाए गए, 8 गोल्स थे। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द पेरिस अग्रीमेंट अडॉप्टेड, पेरिस समझौता कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था, देखो देखो इसको भी एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। अपनाया गया था 2015 में, दिसंबर में एकदम लास्ट में, और फिर इसको साइन किया गया था 2016 में। ये इफेक्टिव हुआ 2016 में, जब मतलब साइन किया गया उसके साथ ही ये इफेक्टिव भी हो गया था। इसका एम क्या था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके और भी कुछ नाम है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड यानी पेरिस जलवायु समझौता, और पेरिस अकॉर्ड, पेरिस समझौता भी हम इसे कहते हैं। इसमें टारगेट क्या था, 20-20-20 का टारगेट लिया गया। क्या है ये 20-20-20? पहला 20 का मतलब है कि हमें जो CO2 एमिशन है उसको 20% से कम करना है। दूसरे 20 का मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी को 20% से बढ़ाना है। और तीसरे 20 का मतलब है कि एनर्जी एफिशिएंसी को भी 20% से बढ़ाना है। अब ये एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जैसे पहले के टाइम में आपने देखा होगा ट्यूबलाइट्स होती थी, ऐसे लोहे की होती थी और डंडे वाली होती थी, तो उसको हमने LED ट्यूबलाइट से चेंज कर दिया। पहले CFL वाली ट्यूबलाइट्स होती थी, अब उसको LED ट्यूबलाइट से चेंज कर दिया। अब इसमें कितना डिफरेंस आ गया देखो कि एनर्जी एफिशिएंसी ट्यूबलाइट के केस में तो स्पेसिफिकली डबल ही हो जाती है। मतलब जो ट्यूबलाइट पहले 40 वॉट की आती थी अब वाली ट्यूबलाइट 20 वॉट की आती है, ठीक है। तो ये तो 200% एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन वैसे 20% का मतलब यही है कि एनर्जी एफिशिएंसी बेसिकली कि आप कम इलेक्ट्रिसिटी के साथ ज्यादा आउटपुट दे रहे हो या कम फ्यूल के साथ आप ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, ये बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब है। फिर इंडिया का टारगेट क्या था कि 2030 तक अपनी 40% एनर्जी डिमांड आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से पूरा करोगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी हो गया और हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है, वो सभी रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। फिर यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, 6 की पॉइंट्स, 6 मुख्य बिंदु। पहला कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज जो है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है। इसका मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उससे लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो हम बढ़ा ही चुके हैं टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग को। तो इसको और ज्यादा ना बढ़े, इसको एट मैक्स 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है। मतलब इससे ज्यादा तो ना ही जाए, यहाँ तक भी लेके नहीं जाना है, मतलब कोशिश यही करनी है कि कम ही करना है, 1.5 डिग्री से हमें कम ही लाना है। लेकिन अगर बढ़ता भी है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना बढ़े। फिर दूसरा है कि 186 कंट्रीज
अपनी GHG एमिशन को कम करें 2030 तक। GHG क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, जो हीट को ट्रैप करके रखती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसका एमिशन हमें कम करना है। फिर एक 5 ईयर रिव्यू सिस्टम हमें बनाना है जो ये चेक करे कि एमिशन कितना रिड्यूस किया है एक कंट्री ने। ठीक है, हर 5 साल में चेक किया जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस को कितना कम किया है। एक 5 ईयर रिव्यू सिस्टम लेके आना चाहिए। फिर जो रिच कंट्रीज हैं उनको इमीडिएटली इसके ऊपर काम करने की जरूरत है और वो अपना रिडक्शन कम करें। फिफ्थ है ग्लोबल पीकिंग एज सून एज पॉसिबल, मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वो जल्द से जल्द पहुंच जाए, मतलब उसके बाद हम नीचे जाए। इसको कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो पहुंच जाए और उसके बाद कम करें। मतलब अब हमें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसका लेवल और ज्यादा ना बढ़े, अब हमें कम करने पर ही ध्यान देना है। फिर लास्ट पॉइंट है मेक अ क्लाइमेट फंड ऑफ $100 बिलियन बाय 2020। 2020 तक हमें एक क्लाइमेट फाइनेंस फंड बनाना है $100 बिलियन का। फिर इसके बाद एक दो चीजें और है कि रेड डी प्लस लिस्ट एक बनाई गई थी जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड थी, और यहाँ पे इसका रेड डी का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, और प्लस का मतलब है यहाँ पे कि एडिशनल जो फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको भी हम शामिल करें साथ में। तो इन ये सभी चीजें भी आप एक बार पढ़ लीजिए। रेड डी भी आपको पता होना चाहिए, रेड डी प्लस, तो इन सबका फुल फॉर्म वगैरह और क्या मतलब है वो पता होना चाहिए। तो पेरिस अग्रीमेंट कब अडॉप्ट किया गया था? 12 दिसंबर 2015 को अडॉप्ट किया गया था, और उसके बाद जनवरी में इसको साइन भी कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज नॉइस इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। नॉइस इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट क्या है? तो क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो, इसका मतलब होता है कि आपके कान में एक इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो जाए, जो कि कब होता है कि बहुत लंबे समय तक अगर आप लाउड नॉइज सुनते रहते हो। जैसे बचपन में माता पिता बोलते होंगे ना कि भाई ये ईयरफोन ज्यादा मत लगाया करो, कान खराब हो जाएंगे। वो इसीलिए कि अगर लगातार हम हाई वॉल्यूम पे कोई चीज सुनते हैं और एक्सपोज करते हैं अपने कानों को बहुत हाई वॉल्यूम से लगातार, तो फिर ऐसा होता है कि एक इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो जाता है। मतलब अब हमारे कान सिर्फ तेज आवाज ही सुन पाएंगे, नॉर्मल आवाज नहीं सुन पाएंगे, धीमी आवाज नहीं सुन पाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं नॉइस इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट इन द परमानेंट थ्रेशोल्ड ड्यू टू इयर्स ऑफ हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल नॉइज। सालों तक उच्च स्तर की औद्योगिक शोर के कारण स्थायी थ्रेशोल्ड में बदलाव, कि बहुत लंबे समय तक अगर हम ज्यादा हाई वॉल्यूम सुनते रहेंगे तो उसकी वजह से कम वॉल्यूम वाली चीज हम सुन नहीं पाएंगे, हमारा कान आदी हो जाएगा कि ज्यादा ही सुन पाए। नेक्स्ट है एज पर नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2000, the permissible noise level LEQ during the day for silent zone is ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण अधिनियम 2000 के अनुसार शांत क्षेत्रों के लिए दिन के दौरान अनुमेय ध्वनि स्तर LEQ है। तो यहाँ पे जो नॉइस के रूल्स हैं, ये जो एक्ट के रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स 2000, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जोन में, 4 जोन में हमने एरियाज को डिवाइड किया है। इंडस्ट्रियल जोन, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंस जोन। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट भी बताई हुई है, ठीक है, डेसिबल के अंदर, कि हमें कितने थ्रेशोल्ड तक वो नॉइस जो है वो अलाउड है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज में दिन के टाइम में 75 डीबी की नॉइस अलाउड है, रात के समय में 70 की। कमर्शियल एरिया में 65 डीबी की नॉइस अलाउड है, रात के टाइम में 55। रेजिडेंशियल में दिन के टाइम में 55 और रात के टाइम में 45, और जो साइलेंस जोन है उनमें दिन में 50 और रात को ओनली 40। तो जैसा कि यहाँ पे पूछा है कि जो साइलेंस जोन है, साइलेंस जोन में
दिन के समय कितनी नॉइस अलाउड है, तो 50 डीबी की नॉइस अलाउड है, 50 डेसिबल की नॉइस अलाउड है। नेक्स्ट, वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स बताए गए हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें बतानी है यहाँ पे। तो देखो, मॉडर्न लैंड फिलिंग, आधुनिक भराव क्षेत्र, इसमें क्या होता है, ये जो है यहाँ पे वेल इंजीनियर्ड एंड मैनेज फैसिलिटी होती है, अच्छी तरह से इंजीनियर और प्रबंधित सुविधा होती है कि आप एक जगह पे कचरे को डाल सकते हैं। दूसरा, ओपन लैंड फिलिंग, खुले में कचरा डालना, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लो कॉस्ट ऑफ डंपिंग है, कि यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगती, भाई लैंड है जाके कचरा डाल सकते हो वहां पे, ठीक है, लो कॉस्ट ऑफ डंपिंग रहती है, हालांकि इसके कुछ अपने नुकसान है। तीसरा है भस्मीकरण, इंसिनरेशन, कि कचरे को हम यहाँ पे हीट करते हैं, जलाते हैं, उससे क्या होता है, उससे कचरे का जो वेस्ट वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, अपशिष्ट की मात्रा में कमी आ जाती है। और लास्ट है बायो कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट, खाद में जैव रूपांतरण, तो ये एक इको फ्रेंडली प्रोसेस है, पर्यावरण के अनुकूल प्रतिक्रिया है। फिर आता है Which of the following pertains to clean development mechanism CDM under Kyoto Protocol? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM से इनमें से कौन सा संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा, इसका आंसर यही दे रखा है, गेटिंग सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, ये करेक्ट आंसर है, बाकी इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, इसको साइन किया गया था 1997 में, इफेक्टिव कब हुई थी, 2005 में। इसके एम क्या था, एम था ग्रीन हाउस गैस को कम करना, और कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस के यहाँ पे नाम दिए हुए, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको याद कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, पेरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, पोटेंशियल जिनका काफी ज्यादा है और जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए भी जाते हैं। फिर ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थी, क्यों, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग थी, और इसके अंदर CBDR की हमने बात करी थी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करो, लेकिन डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, इसलिए क्योंकि जिन जो कंट्रीज बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस ऑलरेडी रिलीज कर चुकी है उनको ज्यादा इसमें भागीदारी रखनी चाहिए, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है ग्रीन हाउस गैस को कम करने में, और यूएसए ने इससे विड्रॉ कर लिया था, उसने मतलब इस पर साइन नहीं किया था। फिर फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म, लचीला तंत्र यहाँ पे रखा गया था, कौन कौन सा, उसमें 3 चीजें आती है, एमिशन ट्रेडिंग यानी उत्सर्जन व्यापार, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी स्वच्छ विकास तंत्र, और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, संयुक्त कार्यान्वयन। अब इन तीनों में क्या क्या चीजें हैं एक बार शॉर्ट में समझते हैं। देखो, पहला है एमिशन ट्रेडिंग, ठीक है, इसको कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म भी हम बोल देते हैं। तो एमिशन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हर कंट्री के ऊपर एक लिमिट हो जाती है कि भाई आपको इतना ही ग्रीन हाउस गैस आपको रिलीज करनी है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, और अगर करना है, फिर भी करना है, तो किसी ऐसी कंट्री को देखना होता है जो अपनी ग्रीन हाउस गैस की जो लिमिट है उतना पूरा यूज नहीं कर रही है, उससे आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो, कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, तो जैसे हम बात करें, लेट मी चेंज द इंक फर्स्ट, तो जैसे इंडिया रशिया, दो भाई दोनों ही दवाई, है ना, तो मान लेते हैं कि कैपिंग करी गई कि इंडिया 100 किलोमीटर क्यूब की ग्रीन हाउस गैस रिलीज कर सकता है, आसान रखने के लिए हम मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकता है, और रशिया के ऊपर कैपिंग करी गई कि 90 किलोमीटर क्यूब की CO2 वो रिलीज कर सकता है, बट एक्चुअल में मान लो कि इंडिया ने सिर्फ 70 किलोमीटर क्यूब की ही CO2 रिलीज करी है, और रशिया चाहता है कि रशिया को और ज्यादा मतलब अपनी इंडस्ट्री को चलाना है, और ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करना है, CO2 को रिलीज करना है, तो रशिया क्या करेगा, रशिया इंडिया से 30 किलोमीटर क्यूब की जो CO2 की परमिट ले लेगा, ठीक है, बदले में रशिया कुछ पे भी करेगा इंडिया को,
और जब उसके पास परमिट आ गया है कि वो 30 किलोमीटर क्यूब की लिमिट जो है वो एक्सटेंड कर सकता है, तो फिर वो एक्चुअल में हो सकता है कि 120 किलोमीटर क्यूब या 130 किलोमीटर क्यूब, डिपेंड्स कि वो कितना चलेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलीज कर सकता है और अपने इंडस्ट्रियल जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकता है। फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे जो परमिट्स लिए जाते हैं, जो कि हमने अभी देखा क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ पे परमिट्स लिए जाते हैं कि आप यहाँ पे कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं जो कि पर्यावरण को बचाने के काम कर रहे हैं, जीएचजी का एमिशन जो है वो कम कर रहे हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज इसमें जो है प्रोजेक्ट्स लगाती हैं ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करने के लिए। कहाँ पे लगाती हैं? डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये सभी चीजें थी जो आपको याद रखनी है क्योटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फेजेस ऑफ मॉडर्न अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट इन ऑर्डर। तो आपको इस यहाँ पे ऑर्डर में अरेंज करना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी उससे मतलब कंट्रोल तो क्या करेंगे मतलब उसके इफेक्ट को जल्दी से जल्दी आप रिकवर कर सकें उसके लिए। तो देखो, सबसे पहले आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन से क्या होगा? मिटिगेशन से जैसे हमने देखा कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, कुछ ऐसे चीजें कर सकते हैं कि नुकसान ही कम हो। फिर चलो जितना भी नुकसान हो उसके बाद हम क्या करेंगे कि तैयारी रखेंगे पहले से कि अगर भूकंप आ जाएगा तो हमें क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जब भूकंप आता है तो उसको हम रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम प्रतिक्रिया करेंगे और लास्ट आता है कि जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी हम रिकवरी करेंगे। ठीक है, कहीं पर मान लो सड़क टूट गई है, बिल्डिंग टूट गई है, तो उसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। लास्ट आता है रिकवरी। फिर choose the correct statements from the following regarding targets under sustainable development goals। sustainable development goals के तहत लक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। तो टारगेट्स अंडर SDG 8 is to sustain 7% GDP in least developed countries। SDG 8 के तहत लक्ष्य सबसे कम विकसित देशों में 7% GDP बनाए रखना है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। So this is correct. Next, target under SDG 3 is to ensure universal access to sexual and reproductive health care by 2030। SDG 3 के तहत लक्ष्य 2030 तक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तक सभी की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। So this is also correct. Next is target under SDG 4 is to ensure equal access for all women and men to afford quality higher education by 2030। So this is also correct. SDG 4 के तहत लक्ष्य 2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सस्ती गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। फिर नेक्स्ट है टारगेट अंडर SDG 7 is to build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation। तो ये 7th गोल नहीं है, ये आपका लास्ट जो 10th वाला गोल है वो है। लास्ट नहीं मतलब हम जो कहानी पढ़ेंगे उसमें लास्ट, तो ये 10th गोल है आपका। फिर आता है टारगेट अंडर SDG 6 टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन बाय 2030। SDG 6 के तहत लक्ष्य 2030 तक प्रदूषण कम करके पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। बिल्कुल सही। तो ये सभी चीजें सही है, A, B, C और E। अब SDG के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। इसकी मीटिंग कौन सी थी? मीटिंग थी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन 2015।
प्लेस कौन से थी, न्यूयॉर्क में हुआ था। पार्टिसिपेंट्स 193 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो गोल्स यहाँ पे हमने डिसाइड करे थे उसका टारगेट ईयर था 2030, यानी 2030 तक हमें ये सभी गोल्स को अचीव करना है। डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 17 गोल्स लक्ष्य लिए थे हमने, जिसमें 169 टारगेट्स यानी उद्देश्य थे और 230 इंडिकेटर यानी संकेतक थे। फिर ये सभी एसडीजी हैं। इनको याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटी सी कहानी है। देखो, तो पहली कहानी में देखो टोटल 17 है। पहली कहानी में हम 1 से लेके 9 तक के गोल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद 10 से लेके 17 तक के गोल्स को डिस्कस करेंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव के विकास की कहानी है। एक लड़का था जिसने सोचा कि मुझे अपने गांव का विकास करना है। तो सबसे पहले उसने गरीबी हटाने का सोचा, यानी नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं, ये हमारे गोल है। ठीक है, फर्स्ट एसडीजी नो पॉवर्टी यानी गरीबी नहीं। फिर उसने भुखमरी मिटाने का प्लान बनाया कि भाई गरीबी हटा दी, अब भुखमरी भी मिटाई जाए। जीरो हंगर, शून्य भूख, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए गांव में। जब सबको खाना मिला तो सबकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी, यानी गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। फिर पेट भरा तो लोगों ने पढ़ाई शुरू करी। भाई पेट भरा होगा तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे। अभी आप सोचो, आप पढ़ाई कर रहे हो, बीच में भूख लग रही है, कैसे पढ़ पाओगे। ठीक है, तो पेट भरा, लोगों ने पढ़ाई शुरू करी, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फिर लड़के भी पढ़ने गए, लड़कियां भी पढ़ने गई। ठीक है, तो इससे जेंडर इक्वेलिटी हुई, लैंगिक समानता। उसने ये भी इंश्योर किया कि जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, सबको साफ पानी मिले, सैनिटेशन मिले, मतलब वॉशरूम बने हो, पानी पीने के लिए वाटर प्योरीफायर्स वहां पे लगे हुए हों, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता। गांव में सस्ती और क्लीन बिजली भी लाई गई, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। अब लोगों को अच्छी जॉब्स और रोजगार मिलने लगा। भाई जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो रोजगार भी मिलने लगा। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वहां पे, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास। गांव में सड़कें, इंडस्ट्री और नए नए विकास हुए, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। फिर दूसरी कहानी में हम एसडीजी 10 से लेकर 17 तक डिस्कस करें, गांव से शहर और दुनिया तक का सफर। ये गांव में तो विकास हो गया, अब हमें गांव को शहर के बराबर लेकर आना है और दुनिया तक सफर तय करना है, ग्लोबलाइजेशन करना है कि गांव से ग्लोबलाइजेशन तक का सफर हमें तय करना है। तो ये कहानी क्या है कि लेकिन जब डेवलपमेंट हुआ तो सब तक नहीं पहुंच पाया, मतलब कुछ असमानता रह गई। तो अब हमें जो विकास है उसका फायदा सब तक पहुंचाना है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, असमानता में कमी लानी है। फिर गांव को एक सेफ और सस्टेनेबल सिटी बनाया गया, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सतत शहर और समुदाय। लोगों को सिखाया गया है कि रिसोर्सेज का रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन किया जाए। भाई शहर तक बना दिया है हमने तो रिसोर्सेज भी काफी सारे आ गए। सबको समझाया गया कि रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करना है, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। लेकिन हमारे लोग समझते कहाँ हैं। ठीक है, तो इतना इररेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन किया कि क्लाइमेट एक्शन लेना पड़ गया। क्लाइमेट एक्शन, जलवायु पर कार्रवाई करनी पड़ गई। अब कार्रवाई करी गई तो कार्रवाई में सबसे पहले नदियों को, समंदर को, इन सबको साफ किया गया। लाइफ बिलो वाटर, जल के नीचे का जीवन साफ किया गया। फिर जंगल, पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया गया। लाइफ ऑन लैंड को इम्प्रूव किया गया। उसके बाद फिर गांव में शांति बनी, प्रकृति को न्याय मिला और शासन को स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मिली। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। और सबने मिलकर ग्लोबलाइजेशन और पार्टनरशिप को प्रमोट किया, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो ये हमारे एसडीजी हैं, इस कहानी के थ्रू याद रखिए, लंबे समय तक याद रहेंगे, आपको भूलोगे नहीं एग्जाम में और सही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग दीज विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, इनमें से वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? समतापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल और तापमंडल। तो देखिए ये कुछ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे देखते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहले अगर ये अर्थ है तो अर्थ के तुरंत ऊपर कौन सी आती है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर के एंड में, ठीक है, ओजोन की लेयर होती है यहाँ पे, ओजोन, और एक बीच में जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है उस सीमा को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा। फिर बात करें स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो ये होते हैं मध्यमंडल यानी मेसोस्फेयर, जो बाहर से जो उल्काएं आती है, कॉमेट्स आती है, वो सब यहाँ पे जल के अक्सर खत्म हो जाती है यहाँ तक आते आते। फिर उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, तापमंडल। तो हमारे जो उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट हम भेजते हैं, वो 81 से 800 किलोमीटर तक की रेंज में होते हैं, और जो कॉमन रेखा ऑरोरा लाइट्स होते हैं वो भी यहीं पे हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद आता है बाह्य वायुमंडल, एक्सोस्फेयर। तो हमारे अंतरिक्ष यान जो उड़ते हैं वो इसके अंदर उड़ते हैं। तो सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन क्या है? लो पीएच ऑफ वाटर ड्यू टू टॉक्सिक मटेरियल, जहरीले पदार्थ के कारण पानी का कम पीएच होना, नहीं। फिर दिस इज रॉन्ग। देन एनहेंस्ड प्लांट ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट ऑक्सीजन डिप्लीशन ऑफ वाटर, पौधों की ज्यादा ग्रोथ और उसके बाद पानी में ऑक्सीजन की कमी आना, बिल्कुल सही। तो जब पानी बहुत ज्यादा हरा सा हो जाता है उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। मटमैला, मटमैला नहीं, हरा हो जाता है काफी, उसके अंदर एल्गी डेवलप हो जाती है, पेड़ पौधे भी काफी ज्यादा उग जाते हैं, दैट इज यूट्रोफिकेशन। इसमें एक चीज और होती है कि नाइट्रोजन और फोस्फोरस ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पानी में, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फोस्फोरस। देन the global education development agenda reflected in the goal 4 of 2030 agenda for sustainable development was adopted in India, adopted by India in कौन से ईयर में हुआ था? सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 4 में बताए गए ग्लोबल शिक्षा विकास एजेंडा को भारत ने डैश में अपनाया था। तो कब अपनाया था? 2015 में अपनाया था। Then arrange the sequence of processes leading to formation of ozone hole. ओजोन होल बनने वाली प्रक्रियाओं के क्रम को व्यवस्थित करें। तो ये जो ओजोन लेयर में होल होता है तो प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना होगा। तो देखो, सबसे पहले वोर्टेक्स बनता है, भंवर का निर्माण होता है। उसके बाद लो, वेरी लो टेम्परेचर पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड, अत्यंत निम्न तापमान वाले ध्रुवीय समताप बादल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद डीह्यूमिडिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, नमी हटना और नाइट्रोजन यौगिकों का हटना। फिर प्री कंडीशनिंग, पूर्व स्थिति निर्माण, प्री कंडीशनिंग। और फिर लास्ट में ओजोन डिस्ट्रक्शन बाय कैटलिस्ट, उत्प्रेषण द्वारा ओजोन का विनाश होना, ये लास्ट है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। वॉर्टेक्स फॉर्मेशन और वेरी लो टेम्परेचर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, डीह्यूमिडिफिकेशन, प्री कंडीशन, ओजोन डिस्ट्रक्शन बाय कैटलिस्ट, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर फिलोसॉफिकल अप्रोचेस टू एनवायरमेंटल एथिक्स आर, पर्यावरण नैतिकता के प्रमुख दार्शनिक दृष्टिकोण है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, मानव केंद्रवाद, बिल्कुल ये भी एक मेजर फिलोसॉफिकल अप्रोच है, मानव केंद्रवाद। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होती है, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। इसका मतलब ये जो प्रकृति है, एनवायरमेंट है, इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए है, ऐसा इसमें माना जाता है। फिर ईगोसेंट्रिज्म, हम केंद्रवाद, ये तो नहीं है, ये अलग चीज है। फिर बायोसेंट्रिज्म, जीव केंद्रवाद, इसमें क्या होता है, लाइफ सेंटर्ड अप्रोच रहती है ये, लाइफ सेंटर्ड अप्रोच। इसमें हम ये मानते हैं कि जो एनवायरमेंट है वो सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए, मतलब ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, सभी के लिए है। और तीसरा है इकोसेंट्रिज्म, पारिस्थितिकी
केंद्रवाद, इसमें हम इकोसिस्टम को प्रायोरिटी देते हैं। इकोसिस्टम सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि जो लिविंग है उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है और नॉन लिविंग जो है उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब नॉन लिविंग यानी रिवर वगैरह ये सब भी, ठीक है, जो भी नॉन लिविंग चीजें, सॉइल हो गया, एयर हो गई, ये सभी नॉन लिविंग है, लेकिन इन सब की भी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए पूरे इकोसिस्टम को केंद्र में रखता है। सो ए सी एंड डी। देन अरेंज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर गोल नंबर। तो अगेन ये एमडीजी हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं, इसको आप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट लेड इन होम्स। घरों में प्रदूषक शीशे का मुख्य स्रोत क्या है। तो शीशा किससे मुख्य रूप से घरों में फैल सकता है। फर्नीचर से, पेंट से, यूटेंसिल्स यानी बर्तन से, या नोटबुक से। बोले हमारे लिए तो सबसे ज्यादा समस्या नोटबुक ही है सर लेकिन शीशे का मुख्य स्रोत है पेंट, जो पेंट हम करते हैं वो शीशे का मुख्य स्रोत है। द ऋग्वेद कंप्राइजेस डैश हाइम्स। ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं। तो ऋग्वेद में 1028 हाइम्स है। तो यहाँ से हमारा लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट शुरू हो गया। लॉजिकल रीजनिंग में पर्टिकुलरली इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन है। देन अरेंज द स्टेप्स ऑफ इवेल्युएटिंग अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। एक डिडक्टिव तर्क, निगमनात्मक तर्क का मूल्यांकन करने के चरणों को व्यवस्थित करें। तो इसमें क्या क्या चरण होते हैं देखो। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। आधार वाक्यों और निष्कर्ष की पहचान करें, ये सबसे पहला है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई फिर टेस्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर। तार्किक संरचना का परीक्षण करें कि उसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। देन असेस द ट्रुथ ऑफ प्रीमाइसेस। आधार वाक्यों की सच्चाई का आंकलन करें, ये तीसरा स्टेप। और लास्ट में आता है डिटरमाइन साउंडनेस, सार्थकता निर्धारित करें। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। देन इन अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर कनेक्टेड बाय। एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इससे जुड़े होते हैं। तो किससे जुड़े होते हैं, कॉपुला से जुड़े होते हैं। ठीक है, कॉपुला से जुड़े होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट, which of the following are considered as fallacies of relevance। निम्नलिखित में से प्रासंगिकता की भ्रांतियां माना जाता है। तो किस किस को माना जाता है प्रासंगिकता की भ्रांतियां। एड होमिनम, व्यक्ति विरोधी, युक्ति दोष बिल्कुल माना जाता है। फॉल्स कॉज ये नहीं है, मिथ्या कारण नहीं होगा। स्ट्रॉमैन ये हो जाएगा। और रेड हेरिंग। तो ए सी एंड डी। नेक्स्ट, व्याप्ति इन इंडियन लॉजिक रेफर्स टू। भारतीय तर्कशास्त्र में व्याप्ति का अर्थ है। तो व्याप्ति का क्या अर्थ है, लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन यानी तार्किक विरोधाभास, या डायरेक्ट परसेप्शन प्रत्यक्ष बोध, इनवेरिएबल कंकमिटेंस अपरिवर्तनीय सहवर्ती संबंध। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। व्याप्ति क्या है, जो दो चीजों के बीच में इनवेरिएबल कंकमिटेंस है, अपरिवर्तनीय सहवर्ती संबंध। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे फायर एंड स्मोक। ठीक है, देखो जहां आग लगती है वहां पे धुआं होता है, और जहां धुआं होता है वहां आग तो लगी ही है। ठीक है, बिना आग लगे धुआं नहीं उठ सकता। ठीक है, और जहां पे आग लग जाती है वहां पे धुआं उठता ही उठता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है इनवेरिएबल कंकमिटेंस, अपरिवर्तनीय सहवर्ती संबंध। इसे हम भारतीय तर्कशास्त्र में व्याप्ति कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ हेत्वाभास दिए हुए हैं, असिद्ध, बाधित, विरुद्ध और सव्य विचार। ठीक है, और इनके मध्य पद में क्या क्या कुछ खामियां रहती है उससे हमें मैच करना है इसको। तो देखिए असिद्ध, असिद्ध में क्या होता है, असिद्ध में होता है अनप्रूवन मिडल टर्म, अप्रमाणित मध्य पद।
फिर बाधित, बाधित में क्या होगा, बाधित में होगा कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल टर्म, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी मिडल टर्म आपस में। देन विरुद्ध, विरुद्ध में क्या होगा, विरुद्ध में होगा कॉन्ट्ररी मिडल टर्म, विपरीत मध्यम पद। और सव्य विचार, सव्य विचार में क्या होगा, सव्य विचार में होगा इररिलेवेंट मिडल टर्म, असंबंधित मध्यम पद। फिर क्वेश्चन है मीमांसा है, तो मीमांसा क्या चीज है वो हमें बताना है। देखो इसके लिए हम ना इसको एक चार्ट को समझते हैं अच्छे से। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जितने भी हमारे षड दर्शन हैं कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या काम है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इंडियन फिलॉसफी, यानी भारतीय दर्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे। भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से मैं दो भाग में बांट सकता हूं। पहला है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, और दूसरा है अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है। जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो सभी आस्तिक स्कूल्स हैं, आस्तिक स्कूल्स, यानी कि वो वेदास में बिलीव करते हैं, वेदों की सत्ता में विश्वास रखते हैं, अनचैलेंजेबल मानते हैं वेदास को। और जो अनऑर्थोडॉक्स हैं उन्हें हम कहते हैं नास्तिक स्कूल। ये सभी क्या है, नास्तिक स्कूल। ये वेदास में बिलीव नहीं करते। अब जो आस्तिक स्कूल है इनमें हमारे 6 दर्शन आते हैं, और जो 6 दर्शन है उनको भी हम दो दो के ग्रुप में पढ़ते हैं। कौन कौन से, सांख्य, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांस, मीमांस और वेदांत। और नास्तिक स्कूल के अंदर 3 स्कूल आते हैं, चारवाक, बुद्धिज्म, बौद्ध मत, बुद्धिज्म और जैनिज्म यानी जैन मत। ये जो 6 दर्शन हैं इन सभी को मिला के हम बोलते हैं षड दर्शन, षड दर्शन। यानी और इसी को हम प्राचीन भारतीय दर्शन या एंशियंट इंडियन फिलॉसफी भी बोलते हैं, एंशियंट इंडियन फिलॉसफी का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब इससे घुमा फिरा के कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे क्वेश्चन मीमांस से आए, वैशेषिक से आए, चारवाक से आए, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अब सवाल क्या है, मीमांस क्या है, तो वन ऑफ द क्लासिकल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, आस्तिक वेदास, भारतीय दर्शन के शास्त्रीय स्कूलों में से एक है, और ये आस्तिक है और वेदों की वेदों की सत्ता में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है अरेंज इन सीक्वेंस द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एनालॉजिकल रीजनिंग,
एनालॉजिकल रीजनिंग का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें। तो सही क्रम क्या होगा, देखिए सबसे पहला आता है आइडेंटिफाइंग द सोर्स एंड टारगेट डोमेन्स, स्रोत और लक्ष्य डोमेन की पहचान करनी, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद डिटेक्ट कॉमन फीचर्स, सामान्य विशेषताओं का पता लगाएं, ये दूसरा है। तीसरा आता है असेस रिलेवेंस ऑफ सिमिलैरिटी, समानताओं की प्रासंगिकता का आकलन करें कि किससे हम सिमिलैरिटी देख रहे हैं, किससे एनालॉजी कहाँ पे हम स्थापित करना चाह रहे हैं। फिर ड्रॉ कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालें, निष्कर्ष यहाँ पे निकाला जाता है। और लास्ट में इवेल्युएट स्ट्रेंथ ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी की ताकत का मूल्यांकन करें। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट सीक्वेंस है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, निम्नलिखित में से कौन सा डिडक्टिव रीजनिंग का एक उदाहरण है। अब इनमें से कौन सा डिडक्टिव रीजनिंग का उदाहरण है वो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखो, स्क्रीन एक्सपोजर अमंग चिल्ड्रन एट वेरी अर्ली स्टेज अफेक्ट्स देयर साइकोलॉजिकल हेल्थ, देयरफॉर वी शुड नॉट एक्सपोज आवर चिल्ड्रन टू डिजिटल गैजेट्स। बहुत कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन के सामने रहना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, इसलिए हमें अपने बच्चों को डिजिटल गैजेट से दूर रखना चाहिए। दूसरा आता है स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर, देयरफॉर वी शुड नॉट स्मोक। धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर होता है, इसलिए हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तीसरा है इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज वेट, इट इज रेनिंग देयरफॉर द ग्राउंड इज वेट। और लास्ट स्टेटमेंट है ऑल डक्स दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड हैव बीन व्हाइट, देयरफॉर ऑल डक्स आर व्हाइट। जितनी भी बतखें देखी गई हैं वे सभी सफेद थीं, इसलिए सभी बतखें सफेद होती हैं। अब ये जो चारों स्टेटमेंट्स हमने पढ़े हैं, इसमें ध्यान देना, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी, इनमें एक चीज पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। ये यहाँ पे मुख्य रूप से जिस बात पर जोर दे रहा है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। यानी ये मानते हैं कि जो पहले हुआ है आगे भी वही होगा, वैसा ही होगा। जैसे कि जितनी बतखें देखी गई हैं वो सभी सफेद मिली हैं, तो आगे भी जो बतख देखेंगे वो सफेद मिलेगी। ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर है कि नेचर सेम सा ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है। और जैसे स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, तो इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर पर जोर दे रहे हैं कि भाई ऐसा होता है इसलिए ऐसा ही होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ करें, काम करें या कुछ नहीं करें। तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर की बात करें। यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर किसके अंदर होती है? इंडक्टिव रीजनिंग में होती है। इंडक्टिव रीजनिंग में होती है ना। और ये जो स्टेटमेंट है सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग हो रही है। डिडक्टिव रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। अगर बारिश हो रही है तो ग्राउंड गीला हो जाएगा। फिर हमने बताया बारिश हो रही है, इसका मतलब ग्राउंड अभी गीला है, जमीन गीली है। ठीक है। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा, बाकी सभी इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रपोजिशंस बताए हुए हैं। ठीक है। और फिर हमें इनको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है कि भाई यूनिवर्सल अफर्मेटिव सर्वव्यापी सकारात्मक कौन सा है, यूनिवर्सल नेगेटिव सर्वव्यापी नकारात्मक कौन सा है, ये सभी चीजें हमें बतानी है। तो इसको जोड़ने से पहले देखो एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, मैं आपको ये सभी एक साथ क्लियर कर दूंगा। देखो, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इस टॉपिक के अंदर हम ये चीजें पढ़ते हैं। विरोध का वर्ग, विरोध का वर्ग। देखो समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक z बनाते हैं जो a से शुरू होगा,
फिर चारों कोनों पर ए ई आई ओ। इंग्लिश में कितने वॉवल्स होते हैं? 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ लिखा, चार कोनों में बैठा दिया, यू की जगह नहीं है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अब देखो ये जितने भी स्टेटमेंट्स है ना, ये सभी इनमें कुछ ना कुछ अंदर छिपा हुआ है। ए के अंदर क्या छिपा हुआ है? ए का मतलब है ऑल, यानी कि सभी। ई का मतलब हो जाता है नो। ठीक है, नो यानी कोई नहीं, कोई नहीं। आई का मतलब हो जाता है सम, यानी कि कुछ। और ओ का मतलब हो जाता है सम नॉट, सम नॉट यानी कुछ नहीं वाले स्टेटमेंट है, कुछ नहीं। ठीक है, फिर अब यहां पे एक चीज समझो, देखो जो लेफ्ट साइड वाले हैं, जो ऑल की बात कर रहे हैं या फिर सम की बात कर रहे हैं, तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य नश्वर हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक है ना। जैसे अगर हम बोले सम ह्यूमंस आर ऑनेस्ट, कुछ इंसान ईमानदार हैं, तो कुछ होने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सकारात्मक वाक्य हैं। और जो राइट साइड में है ई और ओ, ये नकारात्मक हो जाते हैं। जैसे कि हम बोले कि नो ह्यूमन इज इमॉर्टल, कोई भी इंसान अनश्वर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, इनमें नहीं वाली चीज आती है। साथ ही अब इसमें ऊपर और नीचे का भी क्लासिफिकेशन है। अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस देखते हो, ए और ई को देखते हो, तो ये सभी लोगों के लिए है, यानी कि ये यूनिवर्सल होते हैं। ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। ठीक है, और जो नीचे वाले हैं आई और ओ वाले स्टेटमेंट्स, ये सबके लिए वैलिड नहीं है, ये पर्टिकुलर के लिए वैलिड है, क्योंकि कुछ की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे। ये हो जाते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, यानी अंशव्यापी, अंशव्यापी। पर्टिकुलर, ये मेरी फोटो के पीछे छुप गया होगा, यहां लिख देता हूं मैं, पर्टिकुलर, अंशव्यापी। ठीक है, ये चीज समझ में। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, चुटकियों में बन जाएगा। देखो, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, सर्वव्यापी सकारात्मक स्टेटमेंट कौन सा होगा? ऑल वाले स्टेटमेंट्स जो सभी वाले हैं वही होते हैं, तो ऑल एस इज पी, सभी एस पी है। यूनिवर्सल नेगेटिव, नो वाले स्टेटमेंट, नो एस इज पी, कोई भी एस पी नहीं है। पर्टिकुलर एफर्मेटिव, सम एस इज पी, ठीक है, अंशव्यापी सकारात्मक हो जाएंगे, कुछ एस पी है। और पर्टिकुलर नेगेटिव, अंशव्यापी नकारात्मक हो जाएंगे, सम एस इज नॉट पी, कुछ एस पी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्स ऑफ सम आर आर एफ, निम्नलिखित में से कौन सा कुछ आर एफ है का विलोम है? तो कन्वर्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? कन्वर्स बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना दो, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना दो, कन्वर्स का यही रूल है। तो इसका सब्जेक्ट का प्रेडिकेट और प्रेडिकेट का सब्जेक्ट बनाए तो ये क्या हो जाएगा? सम एफ आर आर, सम एफ आर आर, कुछ एफ आर है। देन नेक्स्ट,
इन कंस्ट्रक्टिंग अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर। तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म बनाना होता है तो उसका सही ऑर्डर क्या है? आइडेंटिफाई द मेजर प्रीमाइस, सबसे पहले मुख्य आधार वाक्य की पहचान करें। उसके बाद आइडेंटिफाई द माइनर प्रीमाइस, लघु आधार वाक्य की पहचान करें। ठीक है, उसके बाद लघु आधार वाक्य आ जाता है। फिर मूड एंड फिगर को जांच करें, चेक मूड एंड फिगर, ये तीसरा हो जाएगा। और लास्ट है डिटरमाइन द कंक्लूजन, निष्कर्ष निर्धारित करें। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉगस आर्ग्यूमेंट। एनालॉगस आर्ग्यूमेंट यानी जो कंपैरिजन कर रहा हो किसी के अंदर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समान कथन है जो कंपैरिजन करता हो? वो वाला कथन कौन सा है? गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। मैन इज लाइक गॉड, मनुष्य भगवान जैसा है। तो ये हो जाएगा हमारा समान कथन, एनालॉगस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। वो बता रहे भगवान जैसा है मनुष्य। ठीक है, कंपैरिजन वाली चीज यहाँ पे आ रही है, एनालॉजी आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बौद्ध धर्म के 4 महान सत्यों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो इसमें 4 जो नोबल ट्रुथ्स हैं उसमें सबसे पहला क्या है? दुख। तो हमें बताया गया है ये जो संसार है दुखों का संसार है। फिर आता है समुदाय, कि जितने भी दुख हैं सबका कोई ना कोई कारण है। तीसरा है निरोध, कि ये जो दुख है उसका निवारण किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है उसका एक मार्ग बताया गया है कि इस मार्ग पे चलेंगे, अष्टांग मार्ग पे चलेंगे तो इस दुख का निवारण किया जा सकता है। Which of the following are valid deductive forms of reasoning? तो डिडक्टिव फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग में कौन कौन से होते हैं? निगमनात्मक तर्क में कौन कौन से वैध तर्क हैं इनमें से? तो मोडस पोनेंस, ये बिल्कुल सही है। मोडस टॉलेंस, ये भी एक डिडक्टिव फॉर्म ऑफ रीजनिंग है। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, ये भी है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी, ये वाला नहीं है। ठीक है, एनालॉजी से तर्क करना ये नहीं है। ए, बी और सी होंगे। The fallacy where the conclusion does not logically follow from the premises is called। वह भ्रांति जिसमें निष्कर्ष तार्किक रूप से आधार वाक्यों से नहीं निकलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? नॉन सेक्विटर। नॉन सेक्विटर कहा जाता है कि हमने कुछ कुछ बोला और उससे कुछ और ही कंक्लूजन निकाल दिया, मतलब जो इससे कंक्लूजन निकलता नहीं है वो हमने निकाल दिया। मतलब कि जैसे कि बोलते हैं ना कि शब्दों के घाव कभी नहीं भरते हैं, इसीलिए हमेशा मारपीट से ही बात को खत्म कर देना चाहिए। तो ये क्या है कि जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली प्रीमाइस से नहीं निकल रहा है, वो कुतर्क से निकल रहा है, तर्क से नहीं निकल रहा है। तो आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें फेलिसीज का नाम दिया हुआ है और उन फेलिसीज में क्या क्या इरेगुलरिटी रहती है वो बताई गई है, उससे हमें मैच करना है। तो देखिए एड होमिनम में क्या होता है? व्यक्ति विरोधी युक्ति दोष में अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ इशू, मुद्दे के बजाय व्यक्ति पर हमला किया जाता है। फिर दूसरा है स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन फैलेसी में क्या किया जाता है कि कोई व्यक्ति जो आर्गुमेंट देता है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, मिस रिप्रेजेंटिंग समवन्स आर्गुमेंट। फिर है मिथ्या कारण, फॉल्स कॉज फैलेसी, इसमें सहसंबंध को कारण मान लिया जाता है, मिस्टेकिंग कोरिलेशन फॉर कॉजेशन। और लास्ट है आपका रेड हेरिंग। रेड हेरिंग में क्या किया जाता है? डाइवर्टिंग अटेंशन टू अनदर इशू, मतलब ध्यान को किसी अन्य मुद्दे पर लेकर जाया जाता है। तो ये हो गए हमारे अच्छे खासे पीवाईक्यूज, दोनों ही यूनिट्स हमने अच्छे से कवर करी है। और इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा जो भी वीडियो आता है उसकी लिंक टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट हो जाती है। अगर आप कभी लाइव वीडियो ना देख पाए या कुछ चीज मिस हो जाए, टेलीग्राम चैनल पे आपके पास मैसेज के फॉर्म में वो रहेगा, आप उसे अपने समय पे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए। ठीक है, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।